सर्विस। इस टर्म में मार्केटिंग में एडवर्टाइज में कंपनी नाम बोले तो उसमें प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइज किया जाता है। अब एडवर्टाइज हो गया। अब एडवर्टाइज के बाद उस प्रोडक्ट में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है लीड, जो आगे हम जनरली जब तक एडमिन पढ़ेंगे तब तक ये लीड वर्ड आपके कान में सुनाई देगा हमेशा। ठीक है, तो उसका लीड वर्ड में अगर आपको बात करता हूँ तो उसका क्या मतलब है, क्या आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए। तो लीड का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी पीपल जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है जो आप दे रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो सेल्स फोर्स के टर्म में या मार्केटिंग के टर्म में उसको बोला जाता है कि लीड जनरेट हो गई। यानी अगर मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी वॉच की दुकान में, आपको घड़ी खरीदनी है, किसी वॉच की दुकान पे गए और आपने वहाँ पे आपको खरीदी नहीं थी, ऐसे ही आपने वहाँ पे चले गए और आपने वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया कि ये घड़ी मुझे लेनी है और उसको देख के समझ के चले आए, पैसे पूछ के चले आए। तो दुकानदार के लिए वो क्या होगा, एक लीड होगा, उसको हम कहेंगे कि लीड जनरेट किया। दुकानदार बोला कि लीड हुआ है, मतलब किसी प्रोडक्ट में अगर कोई इंटरेस्टेड है, स्मॉल प्रोडक्ट हो या बिग प्रोडक्ट हो, उसमें कोई कस्टमर या कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, खरीदने में इंटरेस्टेड है, खरीदा नहीं लेकिन खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो सेल्स फोर्स में उस टर्म में, टेक्निकल टर्म में कहेंगे कि लीड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बिग और स्मॉल, शो द इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। दैट इज कॉल्ड लीड। ठीक है, तो ये टर्म बहुत बार आएगा आगे आपको, लीड। दूसरा टर्म आता है अकाउंट। अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी टर्म बहुत बार आपको देखने को मिलेगा जब तक आप सेल्स फोर्स में रहेंगे। तो एक कस्टमर आता है, वो प्रोडक्ट को देखता है, प्रोडक्ट को देखने के बाद उसमें वो इंटरेस्ट शो करता है, तो लीड हो गया। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को या सर्विस को वो कंफर्म कर देता है कि मैं इसे खरीदूंगा, खरीदता नहीं है अभी, खरीदूंगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन हम सेल्स फोर्स के अंदर स्टोर करके रखेंगे। यानी वो कंफर्म कर लिया है कि ये चीज़ मैं खरीदूंगा, खरीदा नहीं, इंटरेस्ट है उसको, पहले से इंटरेस्टेड है वो, लेकिन उसने कंफर्म किया कि मैं खरीदूंगा। तो जब वो प्रोडक्ट, वो कंपनी या फिर वो पीपल इंटरेस्ट दिखाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, तो सेल्स फोर्स के अंदर उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो किस कंपनी, अगर पीपल है तो किस कंपनी में काम करता है, उसकी इनकम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ है और किस तरह के डोमेन में डील करती है, फाइनेंस में है, हेल्थ केयर में है या कहाँ पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो इस तरह की अगर स्टोर किया जाए तो इस तरह की चीज़ों को सेल्सफोर्स में कहा जाता है अकाउंट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये फिगर से समझेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, when that person buy the product or service, then that person or organization get converted into account and contract। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पर्सन उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सेल्स फोर्स के टर्म में उसको कहते हैं या उसको राइट करते हैं टर्मिनोलॉजी में अकाउंट या फिर कॉन्टैक्ट। अब इस चीज़ को एक फिगर के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। मैं कुछ स्लो तो नहीं पढ़ा रहा आपको, बहुत स्लो इसलिए चल बहुत स्लो मैं चल रहा हूँ। वैसे एक दिन का टॉपिक था ये, लेकिन लंबा इसलिए ले रहा हूँ कि नई एकदम आप अननोन है सेल्स फोर्स से, तो अगर एक ही बार ज़्यादा कुछ दे देंगे तो फिर थोड़ा इशू हो रहेगा, इसीलिए मैं काफ़ी स्लो लेके चल रहा हूँ। नहीं सर, ठीक है सर, समझना भी चाहिए ना पहले। हाँ वही चीज़ है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हाँ, फिर दिक्कत नहीं है सर। हाँ ठीक है। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ORG में लिख देता हूँ या फिर इसको कंपनी मान लीजिए आप। ठीक, एक हमारे पास यूजर है, एक हमारे पास यूजर है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं पर्सन बोलिए या यूजर बोलिए। ठीक है, और ये जो कंपनी है ये कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है और इसका कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का। मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो कंपनी है वो नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स का काम क्या है, नेटफ्लिक्स का काम है
आपको मूवी प्रोवाइड करना, ऑनलाइन मूवी। ठीक है, तो ये कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है मूवी के लिए, और एक पर्सन आता है, वो चाहता है उसको देखना। तो अभी वो क्या करेगा, अगर उसे देखना है तो एक ऐप डाउनलोड करेगा। मान लीजिए उसके पास एक मोबाइल है, इसके पास एक मोबाइल है, तो वो क्या करेगा, नेटफ्लिक्स का ऐप डाउनलोड करेगा। यानी डाउनलोड, छोटा कर लेते हैं जरा, डाउनलोड ऐप। अब डाउनलोड ऐप करने का क्या मतलब हुआ, डाउनलोड ऐप करने का मतलब हो गया कि वो नेटफ्लिक्स जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्टेड है, मतलब मूवी के लिए वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कराएगा नहीं, अभी उसने डाउनलोड किया है, यानी वो इंटरेस्टेड है। तो अगर सेल्स फोर्स के टर्म में हम बात करें, सेल्स फोर्स के टर्म में बात करें तो क्या कर रहा है, वो डाउनलोड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ हमें सेल्स फोर्स के अंदर लिखना है या डालना है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लीड। वो कंपनी के लिए क्या है, नेटफ्लिक्स के लिए जो ये पर्सन है वो एक लीड है, लीड है। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट शो किया और कुछ नहीं किया, नेटफ्लिक्स को उसने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। यानी नेटफ्लिक्स के लिए ये जो पर्सन है, नेटफ्लिक्स कंपनी के लिए जो पर्सन है जिसने अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स को डाउनलोड किया है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स के टर्म में, कंपनी के टर्म में उसके पास क्या हो गया, एक लीड जनरेट हो गया। मतलब एक बंदा है जो नेटफ्लिक्स लेने का इंटरेस्टेड है, लिया नहीं है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी लीड का क्या मतलब है। तो ये हो गया लीड। अब वो इंटरेस्टेड है, डाउनलोड कर लिया है लेकिन लिया नहीं है, तो लीड है, इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन वो फिर क्या करेगा, अगर उसे लेना है तो उसे अपना इस ऐप में, इस नेटफ्लिक्स के ऐप में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी अब वो लेने के इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्ट्रेशन करेगा यानी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के ऊपर पूरा अपना डिटेल डालेगा। ठीक है, तो वो फिर रजिस्टर्ड करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड कर दिया, यानी रजिस्ट्रेशन उसने कर दिया, इसका मतलब है उसने क्या किया, नेटफ्लिक्स लेने के लिए कंफर्म कर दिया, यानी नेटफ्लिक्स की सर्विस वो लेगा। यानी रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि वो नेटफ्लिक्स की सर्विस लेने में कंफर्म कर दिया, इंटरेस्टेड था तो लीड है, और वो रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, कंफर्म कर दिया। जब कंफर्म कर दिया तो उस कंफर्मेशन को, यानी उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, सारा डिटेल जो ऐप में डाला गया है, वो सेल्स फोर्स के टर्म में क्या हो गया, एक काउंट हो गया एंड कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसने कंफर्म कर दिया, सब कुछ भर दिया, फिल कर दिया फॉर्म को, और ऑर्डर दे दिया। मान लीजिए उसने कंफर्म करके ऑर्डर दे दिया, पेमेंट अभी नहीं किया है, केवल ऑर्डर दिया, ऑर्डर जनरेट कर दिया। अब ऑर्डर जनरेट करने के बाद क्या होगा, वो कंफर्मेशन के लिए जाएगा या कंफर्म होगा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के अंदर। तो जब तक कंफर्म नहीं हुआ है
ठीक है, तब तक वो लीड है। और जो कंफर्म हो गया, ओके हो गया कि हाँ आपको सर्विस मिलेगी, कंपनी की तरफ से एक मेल चला गया, एक मैसेज चला गया, एक ओटीपी चला गया, तो वो क्या हो गया, वो फिर सेल्स फोर्स के टर्म में सारी चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाएगी, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट नाम के ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा। ठीक है, अब कंफर्म कर दिया, सब कुछ हो गया, अब वो पेमेंट करने को जाता है। ठीक है, वो पेमेंट करता है, कंफर्म करने के बाद उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, ओटीपी आ गया, आप पेमेंट करो भाई, तब जाके सर्विस मिलेगी आपको, या कुछ दिन के लिए फ्री में दे देंगे, वो डेमो के लिए दे देंगे, बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, 1 महीने 10 दिन 5 दिन, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो अगर कंफर्म हो गया, कंफर्म होने के बाद ओटीपी चली गई, ओटीपी के बाद वो फिर उस ओटीपी का यूज करके पेमेंट करेगा, यानी वो रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो अगर वो रेवेन्यू जनरेट हो गया यानी कंपनी के पास पैसा चला गया, ठीक है, तो उसको हम टर्म यूज करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये तीनों टर्म से, चारों टर्म से आपको, चारों टर्म हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ बनी होनी चाहिए। लीड, अगर मैं बोलता हूँ कि पढ़ाते समय या आगे की क्लासेज में लीड है, तो आपको समझ में आना चाहिए लीड का मतलब है कि वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मैं बोलता हूँ कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब उसने सारा फॉर्म फिलअप कर दिया है और लेने में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट हो गया, कंफर्म कर दिया। अगर उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके हम उसको पेमेंट हो गया है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, उस कंपनी के लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, चलते हैं अपने यहाँ पे। तो थर्ड हमने आपको बताया अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, तो अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इफ you generate revenue from the person or organization, then that person or organization becomes opportunity for you। ठीक है, ये हो गया, यानी पैसे अगर आ गए तो उसको हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, आप इंटरेस्ट दिखाए, इंटरेस्ट दिखाने के बाद आप उसमें इंटरेस्ट, उसको लेने में इंटरेस्टेड हो गए, यानी आपने कंफर्म कर दिया, तो अकाउंट डिटेल, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन में चला गया वो। अब आपने पेमेंट कर दिया तो अपॉर्चुनिटी में आ गया। अब आप उसको यूज कर रहे हैं, इन केस मान के चलते हैं कि इन केस उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, 1 महीने 2 महीने 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। तो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है,
या जिस कंपनी पे जिस जिस दुकान से या जिस शॉप से आपने खरीदा है वहाँ पे आप कॉल नहीं करते। मान लीजिए आपने एसी खरीदी है या फ्रिज खरीदी है, तो जिस दुकान से खरीदे उसको आप कॉल नहीं करते। जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उसको आप कॉल करते हैं कि वो ये प्रॉब्लम है। तो दुकानदार आपके घर जाके नहीं वो ठीक करेगा एसी या आपका फ्रिज जो कोई प्रॉब्लम है तो कौन ठीक करेगा? वो कंपनी का सर्वेयर होगा, वो जाएगा आपके यहाँ 24 आवर्स या 36 आवर में जो भी उसके रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग वो जाएगा और फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी को जो कोई प्रॉब्लम एराइज होता है तो उसको हम बोलते हैं केस। ये पुलिस केस वाला केस नहीं है, ये सिंपल केस है। सिंपल केस मतलब कि वो चीज़ जब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो केस जनरेट करते हैं और आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बोलते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व कब होगी, तो वो टाइम बता देते हैं कि 24 घंटा के अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव आपके जाएगा और सारी चीज़ें चेक करके आपको बताएगा क्या ख़राब है, सही करेगा जो भी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो उसको हम बोलेंगे केस, यानी केस भी अराइज करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है तो यहाँ पे भी सेम टर्म यही यूज किया जाता है, केस। तो केस का मतलब है कि प्रोडक्ट में या सर्विस में कोई इशू आता है तो उसको जनरेट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए केस जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं तो इसको नोट कर लेते हैं ज़रा। इफ प्रोडक्ट हैज some issues, that is called case। अब सपोज कीजिए आपका केस सॉल्व हो गया, यानी आपकी जो प्रॉब्लम थी फ्रिज की और एसी की जो आप खरीद के लाए थे सॉल्व हो गया। तो उसके लिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर फीडबैक आपसे मांगा जाता है या कंपनी फीडबैक देती है आपका ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो उस टर्म को भी सॉफ्टवेयर में मैनेज किया जाता है जिसको बोलते हैं फीडबैक। यानी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ठीक हो गई, तो फीडबैक आपको देना होता है। तो लिख लीजिए, if your case is resolved, that is called feedback। फीडबैक कैसे मिलता है? एसएमएस के थ्रू भी दिया जा सकता है या मिलता है आपको, मेल भी कभी कभी कंपनियां करती हैं, या फिर कॉल करके भी आपको बताती हैं या आप बताते हैं। तो ये हो गया फीडबैक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सीआरएम का क्या मतलब हुआ कि तीन चीज़ें हैं। आपको सर्विस मिला, यानी आप सेल करने की फंक्शनलिटी आपको सॉफ्टवेयर मिला, सर्विस करने के लिए मिला और मार्केटिंग के लिए मिला। ठीक, और ये तीनों के किस क्लाउड के अंदर, किस के अंदर आएगा? ये आएगा आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैस के अंदर है। यानी ये रेडीमेड है, बना बनाया है। इससे पहले मैं बता चुका आपको कि ये सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग बना बनाया है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचा जाता है या उसको सर्विस की जाती है तो ये तीन चीज़ें होती हैं, सेल्स, सर्विस और क्लाउड। ठीक है, ये सेल्स फोर्स में नहीं होता है। कोई अगर कोई एमबीए भी किया हुआ है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मार्केटिंग है, लीड है, अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी है, केस है और फीडबैक है। ठीक है, तो अब सेल्स फोर्स ने क्या किया हुआ है
सेल्स फोर्स ने ये जो पोर्शन है मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और कंप्लेन, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। अगर इसकी बात करें, ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और कंपेन एप्लीकेशन बनाया हुआ, इस एप्लीकेशन को रेडीमेड बनाया हुआ जिसका यूज करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग क्लाउड। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पर हम उसको बोलते हैं मार्केटिंग क्लाउड। ये मार्केटिंग क्लाउड है, यानी किसी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका कंपेन चलाया जाता है। तो उस चीज़ को, उसमें से जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है, सेल्स फोर्स ने क्या किया हुआ है? सेल्स फोर्स में आपको रेडीमेड, यानी सैस इन्वायरमेंट रेडीमेड बना बनाया एप्लीकेशन दिया है, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग क्लाउड। तो मार्केटिंग से रिलेटेड आप उसको यूज कर सकते हैं, फ्री में बना हुआ है। ठीक। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है लीड है, अकाउंट है और कॉन्टैक्ट है। यानी लीड, अकाउंट और कॉन्टैक्ट, इन तीनों को मिला के एक एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं, ये तीनों लीड, अकाउंट और कॉन्टैक्ट। उसके लिए उन्होंने बना के दिया हुआ आपको कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसके बाद उसको लीड मिल जाती है, अगर वो कंफर्म करता है तो उसको अकाउंट में रखते हैं और वो पेमेंट कर देता है, यानी वो प्रोडक्ट बाई कर लेता है, खरीद लेता है, तो अपॉर्चुनिटी वाले पोर्शन पे आएगा। तो इसके लिए इन तीनों को ध्यान में रखते हुए सेल्स फोर्स ने क्या किया है? बनाया हुआ है आपको, यहाँ बनाया हुआ है सेल्स क्लाउड। क्या बनाया हुआ है? सेल्स क्लाउड। यानी मार्केटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर, सेल्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर। अब जो तीसरे की बात है, तीसरे की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड है अपॉर्चुनिटी, सॉरी, केस और फीडबैक। तो केस और फीडबैक के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं सर्विस क्लाउड। सर्विस क्लाउड। तो तीन एप्लीकेशन हो गए। एक मार्केटिंग करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको बोलेंगे मार्केटिंग क्लाउड। सेल करनी है तो सेल्स के लिए सॉफ्टवेयर है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर है बाय सेल्स फोर्स, सेल्स क्लाउड। और आपको सर्विस देनी है, वो कोई भी डोमेन हो, फाइनेंस डोमेन हो, हेल्थ डोमेन हो, इंश्योरेंस डोमेन हो, कोई भी डोमेन हो, उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर जो बना रखा है वो है सर्विस क्लाउड। और इन तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड CRM, दैट इज कॉल्ड
CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ तक हो गया आपका बेसिक आइडिया, आपको लग गया होगा कि व्हाट इज द सेल्स फोर्स। कुछ चीज़ें हमने आपको बताई शुरू के 2-3 क्लासेज में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो सेल्स फोर्स में की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सेल्स फोर्स के की पॉइंट्स की, तो समराइज कर लेते हैं एक बार। सेल्स फोर्स क्या है, डेवलप किया गया है मार्क बेनियाफ ने इसको बनाया था 1999 में। ठीक है, तो एक चीज़ है हमारे पास salesforce.com। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ हमारे पास है salesforce.com। अब salesforce.com है क्या, मैंने अभी आपको बताया, इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द salesforce.com। तो salesforce.com क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड है, यानी जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, एडमिन वाला जो पोर्शन है। तो उसमें 3 चीज़ें वही होती हैं जो पहले मैंने आपको बताया। salesforce.com का मतलब है CRM। ये 3 चीज़ें हैं, सर्विस, सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग। तो इसमें जो आती हैं salesforce.com में ये 3 आता है। ये बेसिक हैं, बेसिक इन द सेंस ये कोर एप्लीकेशन है जो प्रीडिफाइन है, बना हुआ है, जो सिर्फ यूज कर सकते हैं। ये salesforce.com में ये तीनों आते हैं, रेडीमेड एप्लीकेशन है। तो पूछता है कोई salesforce व्हाट इज द salesforce.com, तो हम बोल सकते हैं salesforce.com इज द क्लाउड बेस्ड CRM that is called sales cloud, service cloud and marketing cloud. They are provided by readymade। यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं जरा, it is ready-made application given by Salesforce। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है force.com। क्या आता है, force.com। अब इसके अंदर ये जो salesforce.com है, ये कौन सा इन्वायरमेंट है, प्रीडिफाइन है, बना बनाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पढ़ चुके हैं हम, सैस इन्वायरमेंट देता है। force.com की अगर हम बात करें तो ये क्या देता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि पैस। ठीक है, तो force.com के अंदर हमको ऐप क्लाउड पढ़ना है, एप्लीकेशन ऐप क्लाउड। ऐप क्लाउड और ऐप क्लाउड, हम क्या ऐप क्लाउड से क्या क्या काम कर सकते हैं, ऐप क्लाउड का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, तो पॉइंट्स वाइज हम लिख लेते हैं जरा इसको। बाय यूजिंग दिस ऐप we can build our own customized application as per business requirement। यानी इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ऐप क्लाउड का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास जो साइस इन्वायरमेंट है उसमें बना बनाई चीज़ है,
यानी मार्केटिंग है, सर्विस है, ठीक है, मार्केटिंग है, सर्विस है और सेल्स है, ये बना बनाया है। लेकिन बना बनाया से हमारा काम चलता नहीं है। हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें खुद का भी अपना एक बनाना पड़े, यानी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। यानी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिले तो हम अपना बिजनेस लॉजिक खुद लिख सकते हैं। तो ऐप क्लाउड से हम क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, ओन कस्टमाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं जैसा हमें चाहिए। हम प्री डिफाइन यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अपना बनाए खुद का, जिसमें हमारी लॉजिक हो। सेल्स फोर्स जो बना के दिया उससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है। तो ऐप क्लाउड में पहली चीज़ होगी कि हम कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाएंगे। प्री डिफाइंड एप्लीकेशन जो पहले से बनी हुई उसको यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग हो गया कि जो बना हुआ है पहले से, बाय यूजिंग ऐप क्लाउड we can customize, or modify the standard application. स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, अब स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? अभी आपने देखा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और मार्केटिंग क्लाउड। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है, यानी सेल्स क्लाउड की जगह पर सेल्स एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं। सेल्स एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन और मार्केटिंग एप्लीकेशन। यानी ये तीन एप्लीकेशन जो है पहले से सेल्स फोर्स के थ्रू दिए गए हैं। गिवन बाय सेल्स फोर्स। यानी हमारे पास जो सेल्स दिया गया है, सर्विस दिया गया है, मार्केटिंग एप्लीकेशन दिया है, उसमें हम कुछ नई चीज़ें जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी ऐप में हम खुद नया बना भी सकते हैं, एकदम फ्रेश नया बना सकते हैं, या फिर सेल्स में या सर्विस में या मार्केटिंग जो एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस एप्लीकेशन है, उसमें हम कुछ चीज़ें जोड़ भी सकते हैं। अब इस चीज़ को, ये दो काम हम ऐप क्लाउड में करेंगे। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें करनी होती हैं ऐप क्लाउड के अंदर, यानी force.com के अंदर। तो पहला हमें करना होता है कि अपेक्स एक लैंग्वेज है, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? ये फर्स्ट वर्ल्ड में पहली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लाउड पे एग्जीक्यूट होती है, यानी ब्राउज़र पे कंपाइल होती है और रन होती है। तो ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाउड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी अपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये क्लाउड पे चलती है, आपके लोकल मशीन पे नहीं काम करेगी।
तो ये हमें डेवलपमेंट में पढ़ना होता है, खास करके course.com में। अब चौथे की बात करें तो एक चीज़ होती है लाइटिंग, ऑरा कंपोनेंट। अब ये क्या है, लाइटिंग ऑरा, ये एक फ्रेमवर्क है, वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसका यूज करके आप एक वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, बैंक की साइट बना सकते हैं, एकदम टू कॉपी बना सकते हैं, उससे बेटर वे में बना सकते हैं। तो लाइटिंग वेब कंपोनेंट का यूज करके आप बना सकते हैं। अब उसी से ये एक फ्रेमवर्क है, कैसा फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जावा स्क्रिप्ट बेस्ड, तो जावा स्क्रिप्ट जो होता है प्रोग्रामिंग एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसी का यूज करके सेल्सफोर्स ने एक कंपोनेंट बनाया है जिसको बोलते हैं लाइटिंग ऑरा कंपोनेंट, जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग वेब कंपोनेंट, इसी का एडवांस है, इसी का मार्केट में अभी ये लेटेस्ट चल रहा है, एडवांस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑरा की जगह वेब हो जाता है, वेब कंपोनेंट कंपोनेंट। अब लाइटिंग वेब कंपोनेंट क्या है, ये जो है ये भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर आप किसी कोड को लिखने में 10 लाइन लगाते हैं, तो लाइटिंग वेब कंपोनेंट में वो 4 लाइन में हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 10 लाइन का कोड लिखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होगा। यानी 10 लाइन का कोड अगर आप लिख रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो स्लो ओपन होगा, स्लो खुलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर लाइटिंग वेब कंपोनेंट में आप बना रहे हैं, यानी 2 लाइन में वो कोड आप लिख रहे हैं, नंबर आप लाइन कम हो गए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो फास्ट चलेगा। ठीक है, तो जो पढ़ेंगे तब देखेंगे इस चीज़ को। तो ये हो गया आपका force.com। अब और भी कुछ टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। सेल्सफोर्स रिलीज की बात करते हैं, सेल्सफोर्स रिलीजेज, यानी सिंपल वे में कहें तो वर्जन। वर्जन यहाँ पे नहीं बोलते हैं, रिलीज बोलते हैं। तो जैसे अगर आप देखें तो विंडो की बात करें तो विंडो में बहुत सारे वर्जन आते हैं, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, इस तरह का। तो यहाँ पे भी सेल्स फोर्स में भी वर्जन बना हुआ है, वर्जन है इसका। अब ये जो वर्जन है वो जनरली 3 वर्जन हैं इसके, नोट डाउन भी करते चलते हैं। सेल्स फोर्स provides 3 types of 3 type of releases, और आप बोल सकते हैं इसको वर्जन। पर ईयर बेसिस, यानी सेल्स फोर्स क्या करता है, हर साल ये वर्जन लॉन्च करता है, नई फीचर्स उसमें डालता है। ठीक है, तो जो फीचर डालता है पर ईयर वो डालता है, तो वो उसका नाम रखता है। जैसे विंडोज़ वालों ने अपना नाम रखा हुआ है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, इस तरह से विंडोज़ 11। ठीक है, तो इसका जो नाम लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और उनसे अलग है। ईयर बेसिस विच आर सेशनल, सेशनल बेसिस,
सेशनल बेसिस का मतलब क्या हुआ, सीजन के हिसाब से वो नाम रखता है, ठीक है। तो साल में वो क्या करता है, लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन लॉन्च करता है। अपडेटेड वर्जन का मतलब ये नहीं है कि आप वो अपडेट कर दिया और आपका एप्लीकेशन बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। जबकि जावा में या फिर डॉटनेट में अगर पुराने वर्जन में कोई एप्लीकेशन बना है उसको अपडेट आप करेंगे तो पुराने फीचर जो उसमें चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, पुराने फीचर जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, नए फीचर जो लॉन्च करेगा सेल्सफोर्स वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पुराने भी चलते रहेंगे और नए आप जो नया कोडिंग करेंगे, नया वर्जन के कुछ मेथड्स डाले गए हैं, कुछ फंक्शन डाले गए हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं नए वर्जन में। यानी कोड आपका ब्रेक नहीं होगा और आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो अपडेट होता रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो वर्जन की अगर हम बात करें तो वर्जन इसमें क्या क्या वर्जन है, एक को बोलते हैं विंटर, विंटर वर्जन। दूसरा वर्जन ये निकालते हैं, 4 महीने का इनका एक वर्जन होता है स्प्रिंग, और तीसरा जो वर्जन होता है समर, थर्ड होता है समर। और उसके साथ साथ ये करते क्या है कि विंटर है तो विंटर अभी चल रहा है तो 23 वर्जन, यानी विंटर के साथ ईयर जोड़ देते हैं, ठीक। तो स्प्रिंग वर्जन का कौन सा रहा होगा, 22 2022। या समर वर्जन कौन सा रहा होगा, ये, ठीक है। तो ये जो है 3 वर्जन है इनके, सेल्सफोर्स के 3 वर्जन है। विंटर वर्जन तो विंटर 2023 चला, अगर आप वेबसाइट्स में कल, आज या कल आज तो नहीं, कल में, कल या मंडे को मैं जब इसका ऑर्ग बनाऊंगा तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पे लिख के आएगा विंटर, विंटर 23। इसका मतलब है कि विंटर सेशन उनका विंटर वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वर्जन के हिसाब से वो नाम रखते हैं, रिलीज के हिसाब से नाम रखते हैं, ठीक है। विंटर वर्जन, स्प्रिंग वर्जन, यानी 4 महीने में वो चीज़ों को अपडेट कर देते हैं। 4 महीना फर्स्ट वाला विंटर वर्जन, 4 महीना स्प्रिंग वाला, 4 महीना समर वाला। अब बात करते हैं सर्वर इंस्टांस। सेल्सफोर्स का सर्वर पहले लिख लेते हैं, सर्वर इंस्टांस ऑफ सेल्सफोर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, या जो भी आप कोड लिखेंगे वो ब्राउज़र पे चलेगा। आपको पहले मैंने बता दिया है, इंटरनेट चाहिए, कनेक्शन चाहिए और साथ में ब्राउज़र चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो कहीं न कहीं जाके वो कोड सेव करना पड़ेगा आपको, कहीं न कहीं वो जाके सेव होता होगा जो सेल्सफोर्स ने दे रखा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस सर्वर की, यानी कहीं न कहीं सेल्सफोर्स का सर्वर बना होगा। जो जो सेल्सफोर्स का सर्वर बनाया है इन्होंने, कंपनी वालों ने, सेल्सफोर्स की कंपनी ने, वो जो है रीजन के हिसाब से बनाया है। पूरे वर्ड को 3 रीजन में इन्होंने डिवाइड किया है, तो उसको नोट कर लेते हैं। सेल्सफोर्स हैज spread द बिजनेस बोलिए या सर्वर बोलिए, सर्वर इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में उन्होंने बनाया हुआ है। पहले रीजन को बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 जगह बनाई हुई है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बनाया हुआ है। इनका सर्वर कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में एक बना हुआ है। यानी कोई भी काम अगर आप अमेरिका में रह के सेल्सफोर्स पे करते हैं तो जो भी डेटा है या जो भी उसका
कोड है वो नॉर्थ अमेरिका के सर्वर में जाके स्टोर होगा, जिसको वो बोलते हैं NA। तो अमेरिका के जितने भी सिटी होंगे उसमें, नॉर्थ अमेरिका के जितने भी सिटी होंगे वो नॉर्थ अमेरिका वाले सर्वर में जाके डेटा को स्टोर करते हैं। दूसरा होता है यूरोप रीजन। यूरोप रीजन का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट में EU या EMEA। तो यूरोप के जितने भी कंट्री हैं या जितने भी देश हैं, यूरोप देश हैं, अगर वहाँ पे कोई सेल्स फोर्स का बंदा काम कर रहा है या डेवलपर कोडिंग कर रहा है या एप्लीकेशन और को यूज कर रहा है, तो उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, वो यूरोप रीजन में वो स्टोर करते हैं। और तीसरा जो है हमारा ये है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक को बोलते हैं हम AP। अब एशिया पैसिफिक में हम लोग आते हैं इंडिया। नहीं, इंडिया में बैठ के मैं सेल्स फोर्स पे अगर कोई काम कर रहा हूँ, एप्लीकेशन बना रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ या कोई और बना रहा हूँ, ठीक है, यानी सेल्स फोर्स पे अगर काम कर रहा हूँ, तो वो एशिया पैसिफिक में इंडिया में जो काम होगा वो एशिया पैसिफिक सर्वर उन्होंने बना रखा है, लोकेशन पर बना रखा है। एशिया के लिए एक सर्वर बना रखा है, पूरे एशिया के लिए जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, तो वो डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो ये रहा एक बेसिक कहें कि बेसिक इंट्रो रहा। ये सारी चीज़ों को 3-4 क्लासेज में मैंने समराइज करने की कोशिश की, और भी चीज़ें हैं आगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वन बाय वन वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्या है। अब एक ही बार सारी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है। इंटरव्यू में फ्रेशर में बेसिकली पूछा जाता है कि जो सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स का सर्वर कहाँ पे है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सेल्स फोर्स का सर्वर जो है 3 रीजन में, सेल्स फोर्स के सर्वर को जितने भी सेल्स फोर्स में डेटा स्टोर किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं, वो 3 रीजन में डिवाइड किया गया, नॉर्थ अमेरिका रीजन, यूरोप रीजन और एशिया पैसिफिक रीजन। तो पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 सर्वर बना रखा है। अमेरिका के कंट्री के लिए, अमेरिका के जितने भी सिटी हैं वहाँ के लोगों के लिए जो वो सेल्स फोर्स में काम करेंगे, वो डेटा रखने का जो जगह होगा नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे बनेगा। यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोप के बिलोंग करते हैं, वो कंट्री के लोगों का डेटा यूरोप रीजन में रखा जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान इधर के जो कंट्री हैं, एशिया पैसिफिक कंट्री जिनको बोला जाता है, वहाँ पे के जो डेटा या जो सर्वर पे हम काम करेंगे, कोड पे जो काम करेंगे, वो उसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का मतलब है टुमारो।